Welcome friends to this episode based on chapter 4 of your class 10th economics textbook. The title of this chapter is Globalization and the Indian Economy. हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं एक प्रोसेस के बारे में, प्रोसेस ऑफ अभी कैसे खत्म हुए हैं डिफरेंसेस, टाइम और स्पेस कैसे कंप्रेस होता चला गया है। जैसे कि आप देखिए नहीं होता, कोई ज़्यादा स्कैटर्ड नेचर नहीं होता, तो विलेज इज अ स्मॉल यूनिट। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन में द वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल विलेज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, छोटा बनता जा रहा है, जहाँ पे डिस्टेंस मैटर नहीं करता, टाइम मैटर नहीं करता। All that is happening is greater and intense interaction and interconnections between people. अब इसके बहुत सारे इम्पैक्ट हैं, हमने पढ़े, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट जो हम इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे वो पढ़ेंगे हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मतलब MNCs। इनका एक और वेरिएंट होता है जिसको कहते हैं TNCs, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। दोनों का मतलब तकरीबन एक ही होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एस्टैब्लिशमेंट एक पर्टिकुलर कंट्री में हुआ है, वो किस तरह अपनी वेरियस एक्टिविटीज को दूर दूर तक फैलाता है, अपने कंट्री में नहीं बल्कि बियॉन्ड कंट्री। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मल्टीनेशनल, जिसमें बहुत सारे नेशंस इन्वॉल्व हो, या ट्रांसनेशनल मतलब अपने नेशन की बाउंड्री के बाहर। कुछ मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस के एग्जाम्पल लेते हैं, यानी MNCs के। अब आपने ये ऐसे नाम सुने होंगे जैसे कि गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, नाइकी, लेवी स्ट्राउस, मैकडोनल्ड्स, सबवे, कोका कोला। ये सारी कंपनीज जो हैं, या पेप्सी कोला, ये सारी कंपनीज जो हैं, दीज आर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस। अब मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या होता है, अब अगर हम उदाहरण लें एप्पल के प्रोडक्ट का, जो एप्पल आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या लैपटॉप्स यूज़ करते हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स हैं। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन में क्या होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वर्ल्ड की एक कंट्री से एस्टैब्लिश्ड होती है। वो अपनी जो वेरियस प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ है, इस चेन को पूरे दूसरे कंट्रीज में फैला देती है। वो क्यों फैलाती है उसके भी रीजंस की बात करेंगे। पर जैसे अब हमारा एप्पल का प्रोडक्ट है, एप्पल ने अपना प्रोडक्शन कुछ कंपोनेंट्स का, जैसे कि आपके लैपटॉप में 2-3 चीज़ें लगेंगी, एक स्क्रीन लगेगा, एक हार्ड डिस्क लगेगा, एक आपका चिप होता है, एक कीबोर्ड बनता है। तो 2-3 कंपोनेंट्स जो हैं वो जगह जगह जाकर दूसरी कंपनीज में बनवाती हैं। एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना में बनते हैं।
अब चाइना में क्या है कि चाइना कुछ प्रोडक्ट्स को बनाता है, वो भी कुछ प्रोडक्ट्स को कहीं से मंगाकर असेंबल करता है। जैसे कि आपका हार्ड डिस्क ही है तो उसमें 2-3 कंपोनेंट्स लगते हैं, वो भी दूसरी कंपनियां बना सकती हैं और उनको लाके एक जगह असेंबल करती हैं। तो आई कैन मेक मोर प्रॉफिट बाय गोइंग इंटरनेशनल। तो आप इंटरनेशनल जाते हैं। इंटरनेशनल जब जाते हैं तो आप सिर्फ मार्केट सेल करने के लिए नहीं जाते। यूज करते हैं। अब जो यूएस की कंपनीज हैं वो आकर इंडिया में या चाइना में या अदर डेवलपिंग कंट्रीज में वहाँ की एग्जिस्टिंग लेबर जो स्किल्ड है, जो टैलेंटेड है, उसको यूज करती हैं और वहाँ पे अपनी प्रोडक्शन यूनिट सेट करती हैं। इस तरह ये क्या करते हैं, दे कट डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कट डाउन करती है तो उनके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट अवेलेबल है। जैसे चाइना की बड़ी पॉपुलेशन है, साउथ एशिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, इंडिया इज अ बिग मार्केट फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स और एनी मोबाइल प्रोडक्ट्स, कंप्यूटर्स एंड ऑल दैट। तो यहीं पे प्रोड्यूस करा और यहीं पे बेच दिया। उससे भी एक और फायदा है। क्या फायदा है, मान लीजिए आप यूएस में बना रहे हैं, यूएस में आपका रफली सपोज इमेजिन करें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक लैपटॉप का 50,000 है, पर उसको यहाँ ट्रांसपोर्ट करते करते उस पर 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा लग गए। यहाँ के वो 80 का हो जाएगा और साथ में कुछ और भी टैरिफ्स होंगे और वो सब लगते लगते मान लीजिए आपका प्रोडक्ट 1 लाख रुपए का हो गया। 1 लाख का होते ही नंबर ऑफ कस्टमर्स आपके रिड्यूस हो जाते हैं, क्योंकि वो महंगा है, हम लोग इतना महंगा नहीं ले पाएंगे। तो वो क्या करते हैं, यही बनाते हैं और यही सेल करते हैं, ताकि उनका जो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो भी एक मेजर कॉस्ट होता है। जैसे कि सब्जियां हैं, आप खेत से खरीदें डायरेक्टली या आप उनको लाकर बाजार में बेचें, विलेज मार्केट में बेचें या फिर टाउन मार्केट में बेचें। और देखिए शहर आते आते वही गोभी जो आपको शायद 5 रुपए किलो विलेज मार्केट में मिल जाएगी, शहर आते आते 30 या 40 रुपए किलो हो जाती है। वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट होती है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत तरीके की होती है, पर उसमें एक कंपोनेंट होता है उसको कैरी करने का। जो इंसान उस वेजिटेबल को लेकर आया है उसको सैलरी देना है, उसको टोल टैक्स देना है, उसको अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना है, उसको गाड़ी में डीजल भरवाना है, तो ये सारी कॉस्ट सब्जी में ऐड होगी ना। अगर आप ऐसे ही देंगे तो वो आपको नुकसान में कभी भी नहीं देगा। तो इसी तरह एक कंप्यूटर आपके लिए सस्ता पड़े, इसीलिए इस तरीके के अरेंजमेंट्स या वो किए जाते हैं। अब इसमें भी कंपनीज जो होती हैं वो बहुत ही एफिशिएंटली प्लान करती हैं कि कहाँ जो है हमें किस चीज़ के लिए बेस्ट लेबर मिलेगा, कहाँ पे जो है बेस्ट पूल या स्किल मिलेगा, और इसी के बेसिस पे वर्ल्ड ओवर कुछ स्पेशलाइज्ड जोन्स हैं। जैसे जो प्रोडक्शन था,
क्विक प्रोडक्शन कंज्यूमेबल्स, उसमें चाइना ने बाजी मार ली। चाइना में इतना प्रोडक्ट बनता है, बहुत ज़्यादा, और ये सारे जो भी मेजर कंपनीज हैं उनके सारे जो प्रोडक्शन हाउसेस हैं चाइना में लोकेटेड है। इनको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड। कॉल सेंटर है वो इंडिया में है। जैसे कि कई वॉशिंग मशीन्स हैं, कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी कंप्लेंट, अगर आप जैसे कई बार देखा होगा आपने, आप कस्टमर केयर पे बात करते हैं तो कई बार कस्टमर केयर इंडिया में लोकेटेड होता है, लोग यूएस से बात कर रहे होते हैं। आजकल आप पिज़्ज़ा ऑर्डर करते हैं तो सारा का सारा जो पिज़्ज़ा ऑर्डरिंग सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है। सारा ऑर्डर बैंगलोर में लेते हैं, वो आपसे सिटी पूछेंगे, शहर पूछेंगे और कहेंगे आपका पिन कोड क्या है। तो जब आप अपना पिन कोड बताते हैं, मान लीजिए कहते हैं आप 110067 बोलते हैं, तो वो लोकेट करते हैं कि ये दिल्ली में कौन से एरिया में है। फिर वो वहाँ के नियरेस्ट पिज़्ज़ा पे ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं और बैंगलोर के सर्वर से दिल्ली वाले पिज़्ज़ा को पता चलता है कि लोकेलिटी में 5 किलोमीटर के दायरे में किसको पिज़्ज़ा चाहिए और कौन सा चाहिए। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं ऐसा कि अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं होती, ये कॉल सेंटर्स नहीं होते, ये सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करता है। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस मल्टी क्यों होते हैं, मल्टीनेशनल क्यों जाते हैं? सबसे पहला रीज़न कि दे वांट टू डाइवर्सिफाई, दे वांट टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट, दे वांट टू मेक यूज ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर एग्जिस्टिंग इन द डेवलपिंग पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। देन व्हाट हैपेंस, देयर आर अदर factors which tend to determine why would they come to you. उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि एक्सपैंडिंग मिडिल क्लास, जिसकी परचेजिंग पावर होगी और जिसमें वैल्यू सिस्टम वो होगा, मतलब कि लोगों में इच्छा होगी उस तरीके के प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करने की। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। क्या आप ऐसी जगह पैसा लगाना चाहेंगे जहाँ अनसर्टेनिटी है, जहाँ कभी भी लड़ाई हो सकती है, कभी भी दंगा हो सकता है, कोई युद्ध हो सकता है या कोई भी टेररिस्ट अटैक हो सकता है? ऐसी जगह आप अपना इन्वेस्टमेंट नहीं लगाएंगे। जैसे कि आप सिनेमा हॉल जाएंगे या किसी गार्डन में बैठेंगे, तो क्या आप ऐसी जगह बैठेंगे जहाँ एकदम बारिश आए तो आप भीग जाएंगे? मान लीजिए बारिश आने वाली होगी तो यू टेंड टू फाइंड सेफ प्लेसेस, सेफ डेस्टिनेशंस। तो ये लोग ऐसी जगहों को देखते हैं जहाँ उनका पैसा सेफ रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी। उसके अलावा जो होता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज जो हैं वो बहुत मैटर करती हैं कि आप अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कहाँ पे लेंगे। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज कैसे होती हैं? जब हम आज़ाद हुए थे, जब हमारा 1950s और 60s का टाइम चल रहा था, तो हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी थे। हम अपने को प्रोटेक्ट करना चाहते थे फ्रॉम आउटसाइड कंपटीशन। वो क्यों? कि यदि हम फॉरेन के कंपनीज जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हैं उनको अपने यहाँ एंट्री दे देंगे तो हमारे इंडिजिनस बिजनेस का क्या होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको पानी ठंडा रखने के लिए कुछ चाहिए, ठीक है, तो आप एक मिल्टन यूज़ कर सकते हैं, थर्मस का जग यूज़ कर सकते हैं और आप एक ट्रेडिशनल मटका भी यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपना ट्रेडिशनल मटका छोड़कर आपको लगता है कि ठीक है ये जो थर्मस है, ये जग है, इसमें पानी बहुत ठंडा रह सकता है, आप वही खरीदेंगे। तो हमारे जो लोकल पॉटर्स हैं उनका क्या होगा? अगर हमारा कंपटीशन खादी का जो लोकल वीविंग है, कॉटन है, वो फॉरेन की कंपटीशन में आएगा जहाँ की वैरायटी, मटेरियल बहुत रिफाइंड है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत पहले डेवलप किया है। उनकी कंपटीशन में ये लोग आएंगे तो ये कहीं दे विल नॉट स्टैंड। तो क्या होगा?
इमेजिन कीजिए इंडिया के खिलौने जो लकड़ी के होते थे, मिट्टी के होते थे, बड़े सिंपल टाइप के खिलौने होते थे, और वो खिलौने फॉरेन के खिलौने, रिमोट कंट्रोल वाली कार, फ्लैशी लाइट्स, वीडियो गेमिंग, तो आप किसको अट्रैक्ट होंगे, किसकी तरह? तो हमारा इंडिजिनस बिजनेस सफ़र करता है। तो गवर्नमेंट ने इन लोगों को प्रोटेक्शन देने के लिए अपने को क्लोज्ड इकोनॉमी रखा, मतलब फॉरेन कंपनीज को आसानी से इंडिया में आने की इजाज़त नहीं दी। फिर हम इसको प्रोटेक्शन इकोनॉमी को चलाते रहे काफ़ी वर्षों तक चलाते रहे। 1990 तक, मतलब 3-4 दशकों के बाद रियलाइज़ हुआ कि इस तरीके से हम जनता की डिमांड को केटर नहीं कर पा रहे। मतलब डिमांड ज़्यादा है पर हम लोगों को बहुत लिमिटेड चॉइस, ज़्यादा वैरायटी नहीं दे पा रहे, वही छोटे 2-4 खिलौने। आप कारों की बात करेंगे तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से पूछिएगा कि उस ज़माने में कितनी कार्स हुआ करती थी। 2-3 ब्रांड, एक एम्बेसडर, एक फिएट और एक कोई कॉन्टेसा, इस तरीके की 2-3 कार होती थी, और एक आधी जीप हुआ करती थी। फिर जैसे ही गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लिबरलाइज करते हैं, हम अपनी मार्केट को वी विल ओपन फॉर फॉरेन कंपटीशन, क्या हुआ? एकदम से कारों की एंट्री हुई इंडिया में। सैमसंग की कारें आई, देवो की कारें आई, होंडा कारें आई, हुंडई की कारें आई। ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में आई और इन्होंने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस किया और कार को ऐसे एक प्राइस ब्रैकेट में लाके छोड़ा कि कॉमन मैन के लिए बहुत आसान था यूज़ करना। फिर घर घर में कारें होने लगी। ऐसे ही मीडिया और चैनल्स का हुआ कि पहले जब हमारे फॉरेन केबल नहीं होता था, दूसरे चैनल्स, प्राइवेट प्लेयर्स नहीं होते थे, तो एक चैनल होता था दूरदर्शन। वो भी शाम को आता था 4 घंटे और सुबह 4 घंटे। उसमें भी आपको वेट करना पड़ता था। आप स्क्रीन पे देखिए, एक ऐसा स्क्रीन होता था 4 बजे दूरदर्शन शुरू होने से पहले कुछ देर पायलट टोन आती थी, टोन ऐसे करके, फिर एक दूरदर्शन का गोल चक्र आता था, वो एक सॉन्ग, एक म्यूजिक चलाता था। फिर आप प्रोग्राम्स का वेट करते थे, वही प्रोग्राम्स इंडिया वाले, डांस के, ड्रामा के, बहुत लिमिटेड पैकेज। अपने दादा दादी से पूछिएगा, वो बताएंगे आपको कि एक प्रोग्राम होता था चित्रहार, जिसका हम लोग बहुत वेट करते थे कि उसमें कुछ हिंदी के गाने देखने को मिलेंगे। फिर गवर्नमेंट ने ओपन किया, प्राइवेट चैनल्स आए, फॉरेन के चैनल्स आए, और अब तो इतने डिश पे चैनल हैं कि आप 5 मिनट भी एक को नहीं देख सकते, और अगर देखेंगे तो पूरे दिन में सारे चैनल्स नहीं कवर कर सकते। कहने का मतलब क्या है? जब हमने लिबरलाइज किया, मतलब जब हमने अपनी इकोनॉमी को, वी ओपन द डोर्स फॉर प्राइवेट प्लेयर्स टू कम इन, हमें बहुत वैरायटी मिली, हमें तरह तरह की वैरायटी मिली और अच्छी क्वालिटी मिली। क्यों? क्योंकि एवरीबडी वाज कंपीटिंग फॉर द अट्रैक्शन ऑफ द कस्टमर्स। तो जब तक मैं कुछ अच्छा नहीं दूंगी उसी प्राइस में, तो कैसे लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे? तो क्वालिटी बढ़ी, कंपटीशन के साथ प्राइसेस कम आए। जैसे कि कुछ समय पहले जब प्राइवेट प्लेयर्स ने मोबाइल सर्विसेज इंडिया में शुरू की थी, तो इनिशियली आप अपने पेरेंट्स से पूछिएगा, अराउंड 1995-98 तक जब मोबाइल फोन्स इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे, एक कॉल रिसीविंग का 10 रुपये लगता था तकरीबन, आपको सुनने का, कॉल करने का 18 रुपये लगता था। फिर धीरे धीरे प्राइस स्लैश हुए, फिर कॉल करने का 1 रुपया लगने लग गया। फिर उन्होंने और स्लैश किया तो इनकमिंग को फ्री कर दिया गया। फिर इनकमिंग को फ्री कर दिया गया धीरे धीरे, वो भी कैसे कि आपके 4 नंबर फ्री हैं, बाकियों पे होगा, दूसरे नेटवर्क पे फ्री नहीं है, सिर्फ हमारे नेटवर्क पे होगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने ब्लैंकेट फ्री कर दिया कि सभी कॉल रिसीविंग फ्री हैं, कॉलिंग का ज़्यादा कॉलिंग का पैसा लगता था। फिर धीरे धीरे उनको कॉम्पिटिशन में अपने को अच्छा प्रूव करने के लिए आपके रिचार्ज कार्ड आ गए कि इसमें आप अनलिमिटेड कॉल कर सकते हैं या इतने कॉल। तो कंपटीशन ब्रिंग्स क्वालिटी, कंपटीशन स्लैशेस द प्राइसेस। उससे क्या होता है, कस्टमर्स को वैरायटी मिलती है, दे गेट ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम। जैसे आप मार्केट में जाते हैं, ये लूँ, अगर 3-4 चीज़ होंगी तो आप उस जगह पे भी नहीं जाएंगे, यहाँ तो कुछ मिलता नहीं है, हम यहाँ नहीं जाएंगे। वी विल गो टू अ मॉल जहाँ खूब सारी वैरायटी मिलती है। किसी मॉल के फूड कोर्ट को देखिए, सारे फूड मिलेंगे आपको, चाइनीज, थाई, अरेबियन, अफगानी, कॉन्टिनेंटल, मैक्सिकन, सारा तरह का फूड मिलता है। सो वी लुक फॉर चॉइसेस। मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस जो होती हैं वो हमें ये चॉइसेस देती हैं कि हम किस तरीके से फ्रॉम अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स वी कैन चूज। तो एक तरीका है अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करने का। दूसरा तरीका होता है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या करती हैं, कई बार अपना लाइसेंस देती हैं
लोकल प्रोड्यूसर्स को, और लोकल प्रोड्यूसर्स को लाइसेंस देती हैं कि आप हमारा लाइसेंस यूज कीजिए, आप प्रोडक्ट बनाइए, बट उसके कुछ स्पेसिफिकेशंस होते हैं कि आप इस स्टैंडर्ड का प्रोडक्ट बनाएंगे, उससे नीचे का स्टैंडर्ड हम नहीं लेंगे, नहीं तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। जैसे कि एक कंपनी है नेस्ले। नेस्ले जो है एक फॉरेन ब्रांड है। नेस्ले के एक स्टैंडर्ड है, एक लाइसेंस है जिसको उसने यहाँ पे कंपनीज को दिया है। तो चॉकलेट कंपनीज हैं, आपकी मैगी जो है वो भी नेस्ले की लाइसेंस यूज करती है, बट उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसका टाई अप है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड से। सो उनका एक अपना टाई अप होता है। नेस्ले कहती है तुम मेरा लाइसेंस यूज करो, मेरी ब्रांड यूज करो, क्योंकि उनका अच्छा स्टैंडर्ड है, नाम है, क्वालिटी प्रोडक्ट है, पर इससे नीचे आपका स्टैंडर्ड नहीं जाना चाहिए। सो लाइसेंसिंग के थ्रू होता है। तीसरा होता है कि कोई भी एक वेंचर क्या करता है, छोटे छोटे बिजनेसेस को खरीद लेता है। जैसे एक आदित्य बिरला ग्रुप है। अब आदित्य बिरला ग्रुप ने क्या किया है, कई छोटे ब्रांड्स के साथ टाई अप किया है कि ये सारे ब्रांड्स के कपड़े इंडिया में आदित्य बिरला के नाम से बेचे जाएंगे। जैसे कि लुई फिलिप है, वैन ह्यूजन है, पीटर इंग्लैंड है, ये सारे जो ब्रांड्स हैं ये आदित्य बिरला ग्रुप के अंडर आते हैं। ये एक तरीके का जॉइंट वेंचर होता है। जॉइंट वेंचर जिसमें एक इंडिजिनस कंपनी या इंडियन कंपनी जो होती है वो फॉरेन कंपनी के साथ टाई अप करती है और वो दोनों मिलकर के बिजनेस चलाते हैं। इंश्योरेंस में आपने ये जरूर देखा होगा कि ये जो टाई अप होता है ये बड़ा क्लियर कट होता है। एक फॉरेन की कंपनी होगी, एक इंडियन होगी। इंडियन कंपनी के होने से क्या होता है कि कस्टमर को थोड़ा कॉन्फिडेंस रहता है, ट्रस्ट रहता है कंपनी में कि ठीक है, ऐसा नहीं है कि कल को ये मेरा इन्वेस्ट करा दें पैसा और दूसरे दिन अपना बोरी बिस्तर लपेट कर भाग जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो उनको इंडियन उसके साथ ट्रस्ट रहता है और फॉरेन की कंपनी उनको कैपिटल देती है। इसको कहते हैं जॉइंट वेंचर। जैसे टाटा AIG, टाटा और AIG का जॉइंट वेंचर है। और इसी भी तरीके से आप बहुत सारे और एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। जैसे DCM देवू जो कार बनाने वाली कंपनी थी, उसने DCM के साथ टाई अप किया। मारुति सुजुकी जो है जापान की कंपनी है, मारुति के साथ उसने इंडिया में टाई अप किया है। तो इस तरीके से दीज आर कॉल्ड एज जॉइंट वेंचर्स और ये प्रोडक्शन करती है। इसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होते हैं, ये सब बातें आप आगे चलकर पढ़ेंगे व्हेन यू विल डू मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या आप कैसे मिला कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, बड़ी बिल्डिंग है, उन्होंने किराए पे ली, जिसने किराए पे दी उसको इनकम हो रही है, ठीक है, उसको मेंटेन करने वालों को हुई है। ये 300 लोग कहाँ खाना खाएंगे, उस कैंटीन को रन करने वाला होता है, सफाई वाला। तो एक स्पिल ओवर इफेक्ट होता है, डोमिनो इफेक्ट होता है कि एक चीज दूसरी चीज को लीड करती जाती है। तो हम डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देखें तो 300 लोगों का है, बट इनडायरेक्टली सर्विस प्रोवाइडर्स कितने सारे होते हैं। ये 300 इनकम अच्छी अर्न कर रहे हैं, ये अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाएंगे, फिर वहां से आगे वो सेल करेंगे, वो सैलरी करेंगे। तो मतलब
का कार्टून है या कोई और है, उसको आप 2 लाख के प्लाज्मा टीवी पे या लेड पे भी देख सकते हैं और अपने किसी छोटे ब्रांड के 10-12 हज़ार की कलर टीवी पे भी देख सकते हैं. बट बोथ ऑफ यू आर कंज्यूमिंग अ सिमिलर काइंड ऑफ लाइफस्टाइल. आइडियाज वही हैं. आप चाउमीन यहाँ पे भी खा सकते हैं रोड साइड कियोस्क पे, और आप किसी सुपर स्पेशलिटी स्पेशलिस्ट रेस्टोरेंट में 5 स्टार 7 स्टार होटल में भी चाइनीज फूड का आनंद ले सकते हैं. तो कहने का मतलब ये है कि विद ग्लोबलाइजेशन, एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आप एक लाइफस्टाइल को परस्यू करते हैं एंड यू टेंड टू स्टैंड ऑन द सिमिलर प्लेटफॉर्म within your country along with other people from diverse backgrounds. At the same time, you are also seen as a country which is developing. तो बाहर वाले आपके यहाँ आएंगे, वो कहेंगे चलो यूएस से हम इंडिया जा रहे हैं तो हमें खाने पीने की ज़्यादा दिक्कत नहीं. सपोज मान लो उनको इंडियन खाना ज़्यादा पैलेटेबल नहीं है, मतलब स्पाइसेस ज़्यादा लगते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं खा सकते, तो दे विल फील कंफर्टेबल. ठीक है, इंडिया में मैकडी भी मिल रहा है, सबवे भी मिल रहा है, पिज़्ज़ाज भी मिलते हैं, तो हम जाके इंडिया में 10system or a structure in which you can be part of the globe without making much of the effort. Keep on watching these videos based on this chapter. अगले चैप्टर में हम बात करेंगे मल्टीनेशनल्स की और इंडिया के थोड़े से लिबरलाइजेशन एरा की, जिसके कारण इंडिया का प्रारूप चेंज हुआ in the last 25 years. Thank you for watching this video and enjoy other videos based on this chapter.